लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर। देखिए, जब हम एनर्जी पढ़ते हैं तो दो तरह की एनर्जी पढ़ते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक एनर्जी को हम बोलते हैं वन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जहाँ पर मोशन होता है, जहाँ भी मोशन है वहाँ काइनेटिक एनर्जी है। जैसे फ़ैन घूम रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई बच्चा दौड़ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई एथलीट दौड़ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो एक डांसिंग मैन के पास, रनिंग मैन के पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब दुनिया में जहाँ भी आपको मोशन दिखाई पड़े वहाँ बोलिए कि काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन। जहाँ भी मोशन दिखाई पड़े, जहाँ भी मूवमेंट दिखाई पड़े वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होती है जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ होती है जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता कौन है? तो हम लोगों ने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ETC, दिज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है वहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी है एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस रूप में डिफाइन करेंगे? तो इसका हम डेफिनेशन देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वहाँ पर जो एनर्जी होती है, वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2 है। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों प्लस में होगा तो रिपेल करेगा, दोनों माइनस में होगा रिपेल करेगा, प्लस माइनस होगा अट्रैक्ट करेगा, और दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी K(Q1Q2)/r², जो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चूंकि इन दोनों के बीच एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इसलिए इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इन दोनों के बीच एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज लें तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस का होना ज़रूरी है। कम से कम 2 पॉइंट चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट इसमें याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करेंगे।
कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस का होना ज़रूरी है। एट लीस्ट 2 पॉइंट चार्जेस आर रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट हुआ कि एट लीस्ट कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस आर रिक्वायर्ड। एट लीस्ट 2 पॉइंट चार्जेस आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस का होना ज़रूरी है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 R के डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब एक थर्ड पॉइंट हम ये जाने कि 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ मान लीजिए कि R के डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था KQ1 Q2/r², जो एक कंजर्वेटिव फोर्स था और इस कारण इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब मान लीजिए कि ये जो Q1 Q2 चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस R है वो इनफाइनाइट है। अब बताइए इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा KQ1 Q2/r², इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, KQ1 Q2/इन्फिनिटी 0। इनके बीच कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मतलब कि जब 2 पॉइंट चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। तो थर्ड पॉइंट याद कीजिए कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब 2 पॉइंट चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। तब पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। अब तक हमने सीखा कि जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब कि जहाँ स्प्रिंग फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 R के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है KQ1 Q2/r², और चूंकि इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसलिए सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो ऐसी स्थिति में इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है और उसकी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। इन दोनों के बीच चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसलिए सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है और मुझे बताना है कि सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने Q1 को ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x = 0। यहाँ से R के डिस्टेंस पर Q2 है तो Q2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x = R। साथ में एक चीज़ और मैंने मान लिया कि Q1 अपने जगह पे फिक्स्ड है। Q1 अपने जगह पे फिक्स्ड है, मतलब Q1 को हम हटा नहीं सकते हैं। Q1 अपने जगह पे फिक्स्ड है और यहाँ से R के डिस्टेंस पर Q2 है और मुझे बताना है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए दोनों चार्जेस को हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं, आसानी होगी समझने में। दोनों को मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब इसको हम डॉटेड करके, ऐसे डॉटेड करके यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं जो Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ऐसा करिए कि Q1 तो अपने जगह पे फिक्स्ड है, Q2 को ले जाके इन्फिनिटी पे रख दीजिए। Q2 को पहले ले जाके इन्फिनिटी पे रख दीजिए। तो ये जो प्लस Q2 है इसको मैंने पहले इन्फिनिटी पे रख दिया।
अब सोचिए यहाँ पे Q1 हो गया जो अपने जगह पे फिक्स्ड है, Q2 कहाँ हो गया इन्फिनिटी पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया इन्फाइनाइट। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया कि ज़ीरो, चूँकि दोनों के बीच का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, Q1 Q2 के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाएगा, तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आते हैं। तो Q2 को अगर हम यहाँ पे ऐसे लेके आएँ तो जब प्लस Q2 को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस रिपेल करेगा, इधर से Q2 को यहाँ लेके जाने में वो प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। Q2 को यहाँ से ढकेल के यहाँ पहुँचाने में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम जितना वर्क करते हैं, हम जितना यहाँ से यहाँ ले जाने में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, उतना एनर्जी हम लूज़ करेंगे। तो एजेंट जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो जितना वर्क करता है उतना एनर्जी लूज़ करता है, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, याद रखिए कि जब भी कोई एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, तो जितना वो वर्क करेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो हम निकालने जा रहे हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ढकेल के ले जाने में एजेंट ने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ, Q2 को इन्फिनिटी से R तक ले जाने में एजेंट ने कितना वर्क किया। तो हम लोग सीख चुके हैं कि एजेंट का जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। यहाँ एफ कौन सा फोर्स है, एफ जो फोर्स है वो एक्स बराबर एक्स पर है। तो इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं एक्स बराबर एक्स, जो Q1 से x के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे हम फोर्स का मान लिखते हैं, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। चूँकि एफ डी एक्स में फोर्स कहाँ पे होता है, एफ डी एक्स में एफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और कहाँ पे है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट x बराबर x पर है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट x बराबर x पर कितना फोर्स होगा, तो प्लस Q2 को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 को रिपेल करेगा, और कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसका मान डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन F के जगह पे कितना फोर्स हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स x बराबर x पर हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट किसका पड़ेगा, x का। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, तो Q2 को इन्फिनिटी से x बराबर x बराबर r पे लेके जा रहे हैं। तो x का मान हो गया इन्फिनिटी से लेकर r तक। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस के निकल जाएगा, Q1 कांस्टेंट निकलेगा, Q2 कांस्टेंट निकलेगा, बचेगा इन्फिनिटी से लेकर r तक, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कीजिए, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर को x का पावर -2 dx इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ा देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये हो जाएगा, दिस इज़ माइनस के Q1 Q2 x का पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, तो दिस इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया, देखिए दिस इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 x का पावर -1, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इन्फिनिटी से r तक। दिस इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 1 बाई एक्स, x का मान r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी हो गया 0, तो ये हो जाएगा, दिस इज़ के Q1 Q2 बाई r। अब देखिए ये वर्क किसने किया, तो प्लस Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में,
प्लस Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में एजेंट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क किया, K Q1 Q2 बाई R। तो एजेंट इतना एनर्जी लूज़ करेगा, एजेंट जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी लूज़ करेगा, और वो एनर्जी चूँकि उसने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो जितना एनर्जी उसने लूज़ किया वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो जब Q2 यहाँ पहुँचेगा तो एजेंट जितना वर्क डन किया उतना उसकी एनर्जी लूज़ होगी और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो जब Q2 यहाँ पहुँचेगा तो इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी U बराबर K Q1 Q2 बाई R। अब इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, ये जो रिजल्ट निकला इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, आप सीधे रिजल्ट याद कीजिए कि अगर Q1 Q2 R से सेपरेटेड हो, ठीक है, अगर Q1 Q2 R से सेपरेटेड हो, 2 पॉइंट चार्ज हो, एक Q1 हो दूसरा Q2 हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 अगर R के डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए। रिजल्ट ये निकला कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस से जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R। चलिए सर ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 R से सेपरेटेड हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं K Q1 Q2 बाई R से। अब अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है, 6 पॉइंट चार्ज है, 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ कैन आई कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इफ़ देयर आर मोर दैन 2 पॉइंट चार्जेस? अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? जैसे क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में दिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसका ये कॉर्नर ए है, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, इस पर इसका साइड लेंथ है, इसका भी साइड लेंथ है, इसका भी साइड लेंथ है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड कीजिए। ठीक है, कॉर्नर ए के ऊपर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, कॉर्नर बी के ऊपर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, कॉर्नर सी के ऊपर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तीनों साइड का लेंथ स्मॉल ए है। पूछ रहा है कि बताइए इस सिस्टम के पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हों, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम लोग पेयर बनाते हैं। 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो कैसे कैसे पेयर बनाएंगे? तो देखिए चार्ज कहाँ कहाँ है, तो चार्ज ए पर है, चार्ज बी पर है और चार्ज सी पर है। तो पेयर कौन कौन सा बनेगा? तो एक पेयर बनेगा ए बी पेयर, एक पेयर बनेगा ए सी पेयर और एक पेयर बनेगा बी सी पेयर। ए का पेयर बी के साथ, ए का पेयर सी के साथ और बी का पेयर सी के साथ। 3 पेयर यहाँ बनेगा। ए बी सी 3 जगह चार्ज है तो पेयर बनाइएगा तो 3 पेयर बनेगा। एक पेयर बनेगा ए का बी के साथ, दूसरा पेयर बनेगा ए का सी के साथ और तीसरा पेयर बनेगा बी का सी के साथ। हम लोग करेंगे क्या कि हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? ए बी पेयर का निकालना पड़ेगा, ए सी पेयर का निकालना पड़ेगा और बी सी पेयर का निकालना पड़ेगा। तो पहले ए बी पेयर का निकालिए, ए बी पेयर का कितना होगा? तो यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? K Q1 Q2 बाई R। तो इस ए बी पेयर का कितना होगा? इसका हो जाएगा K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, Q स्क्वायर बाई R के जगह पर A प्लस। अब लिखिए ए सी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। तो ए सी का कितना होगा? A पर प्लस Q, C पर प्लस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर A। पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 तो Q स्क्वायर
बाई आर के जगह पर ए। तीसरा पेयर हो गया बी सी पेयर, तो बी सी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, दिस इज़ अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए, सब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई ए। तो ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 3KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने के लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने के लिए एक फार्मूला है, कितना पेयर बनेगा इसको निकालने का एक फार्मूला है। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल चार्ज 3 है और इसमें से हम 2-2 का पेयर बना रहे हैं, टोटल चार्ज 3 है, 2-2 का पेयर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स कितना होगा, तो इसको लिखा जाएगा मैथमेटिकली 3, टोटल 3 है और 2-2 का पेयर बना रहे हैं 3C2। और 3C2 का मतलब क्या होता है, 3C2 को सॉल्व करते हैं 2, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2, ऊपर 3 है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3, मतलब टोटल पेयर यहाँ पे कितना होगा, 3 पेयर होगा, एक पेयर इस साइड में, एक पेयर इस साइड में और एक पेयर इस साइड में, तो इस साइड का हो गया KQ स्क्वायर बाई ए, इसका भी KQ स्क्वायर बाई ए और इसका भी KQ स्क्वायर बाई ए, तो टोटल हो गया 3KQ स्क्वायर बाई ए। अब मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन है, दिस इज़ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर के इस कॉर्नर का नाम है ए, ये कॉर्नर है बी, ये कॉर्नर है सी और ये कॉर्नर है डी। कॉर्नर ए पर प्लस क्यू चार्ज, कॉर्नर बी पर प्लस क्यू चार्ज, कॉर्नर सी पर प्लस क्यू चार्ज, कॉर्नर डी पर प्लस क्यू चार्ज। इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इसका भी लेंथ स्मॉल है, इसका भी लेंथ स्मॉल है, इसका भी लेंथ स्मॉल है। पूछ रहा है कि सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो चूंकि यहाँ पे 4 चार्ज है तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ पेयर्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप उस क्लासिकल तरीके से निकालिए, तो ए बी सी डी 4 जगह चार्ज है, ए बी सी डी, तो कौन सा पेयर बनेगा, ए बी पेयर, उसके बाद ए सी पेयर, उसके बाद ए डी पेयर। बी से बनाइए तो बी सी पेयर और बी डी पेयर, सी से बनाइए तो सी डी पेयर। ठीक है, ए से ए बी पेयर, ए सी पेयर, ए डी पेयर, बी से बनाए तो बी सी पेयर, बी डी पेयर, सी से बनाए तो सी डी पेयर। तो टोटल पेयर हुआ 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पेयर बना। या नंबर ऑफ़ पेयर्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेयर्स बराबर टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 4 है और 4 में से 2-2 का पेयर बनाना है, तो हम लिखेंगे 4C2, नीचे कितना होगा 2, तो 1 इंटू 2, ऊपर लिखेंगे 4 इंटू 3, तो ये हुआ 12/2, 6 पेयर हुआ। अब 6 पेयर कौन कौन बन रहा है, तो 6 पेयर बन रहा है, वहाँ आपने देख लिया कि ए बी पेयर बन रहा है, ए सी पेयर बन रहा है, ए डी पेयर बन रहा है, बी सी बन रहा है, बी डी बन रहा है और सी डी बन रहा है। तो या तो आप अलग अलग पहले ए बी का निकालिए पोटेंशियल एनर्जी, फिर ए सी का निकालिए, फिर ए डी का निकालिए, फिर बी सी का निकालिए, फिर बी डी का निकालिए और फिर सी डी का निकालिए, ऐड करिए, लेकिन इस तरीके से निकालिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम यहाँ जान चुके हैं कि टोटल पेयर 6 बन रहा है, तो 6 पेयर में 4 पेयर तो साइड में बन जाएगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और 2 पेयर डायगोनली बन जाएगा, इसका इसका 1 पेयर ये और इसका इसका 1 पेयर ये। तो जो 6 पेयर बनेगा तो 4 पेयर साइड में बन जाएगा और 2 पेयर डायगोनल में बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर एक साइड का कितना होगा, देखिए एक साइड की पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है, तो एक साइड का होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए, एक साइड का। टोटल 4 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक साइड का के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो 4 साइड का 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए। उसके बाद 2 पेयर डायगोनली बनेगा, एक पेयर इस डायगोनल में बनेगा और एक पेयर इस डायगोनल में बनेगा, तो इसका कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर का, तो इस पेयर का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा √2a, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, तो के क्यू स्क्वायर बाई √2a। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई √2a, ये 1 का हुआ तो 2 डायगोनल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a इंटू 2। एक और क्वेश्चन लीजिए,
मतलब 2 पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट निकाल लिए KQ1 Q2/R। 2 से अगर ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो उस केस में पेयर बना लीजिए और एक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के जोड़ दीजिए, दैट इज़ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B एंड दिस पॉइंट इज़ C। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल a। यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस Q, यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस Q, यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस Q। पूछा सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले पेयर बनाइए। कौन कौन सा पेयर बनेगा, तो यहाँ कौन कौन सा पेयर बनेगा, तो 3 चार्ज है, 1 2 3 चार्ज है। तो पेयर कितना बनेगा, तो 3 जगह पे चार्ज है, A पर, B पर और C पर। तो AB पेयर बनेगा, AC पेयर बनेगा और B का पेयर BC पेयर बनेगा। तो ये 3 पेयर बनेगा, AB, AC और BC। तो AB की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले AB का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर और दोनों के बीच का डिस्टेंस A प्लस AB है, AC है और BC है। अगर हम BC का निकालें, BC का, AB का निकाल चुके हैं, अगर BC का निकालें तो इसका भी होगा K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस A प्लस तीसरा पेयर बनेगा AC पेयर। तो AC पेयर का कितना होगा, A पर चार्ज है, C पर चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A है। तो ये हो जाएगा K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाई R, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A। सबको ऐड कर दीजिए, KQ स्क्वायर बाई A, KQ स्क्वायर बाई A, KQ स्क्वायर बाई 2A को ऐड कीजिए। ये KQ स्क्वायर बाई A, KQ स्क्वायर बाई A, ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाई A प्लस KQ स्क्वायर बाई 2A। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए KQ स्क्वायर बाई A, तो यहाँ क्या बचेगा, KQ स्क्वायर बाई A कॉमन लेंगे तो 2 और यहाँ से लेंगे तो प्लस 1/2। तो ये हो गया दिस इज़ KQ स्क्वायर बाई A इंटू ये ऐड करके 5/2। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूब है। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि एक क्यूब है और इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे चार्ज है। दिस इज द क्यूब। ये क्यूब हो गया आपका और इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे चार्ज है। यहाँ भी प्लस Q, इस कॉर्नर पे प्लस Q, इस कॉर्नर पे प्लस Q, इस कॉर्नर पे प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q। हर साइड का लेंथ A है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। पूछ रहा है सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्लस Q चार्जेस प्रेजेंट हैं। पूछ रहा है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि यहाँ कितना पेयर बनेगा, नंबर ऑफ़ पेयर्स कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेयर्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ पेयर्स बराबर, निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स बराबर टोटल 8 पॉइंट चार्ज है। क्यूब में 8 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर ऊपर है क्यूब में, 4 कॉर्नर नीचे है, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर पे प्लस Q सब जगह चार्ज है। 8 में से हमको 2 का पेयर बनाना है। तो नंबर ऑफ़ पेयर्स 8C2, ये हो गया 1 इंटू 2, ऊपर 8 इंटू 7, दिस इज़ 28। तो टोटल पेयर कितना बनेगा, 28 पेयर्स बनेगा। अब हमको ये समझना है कि क्यूब में जो 28 पेयर बनेगा तो पेयर कहाँ बनेगा। तो क्यूब में कितने किनारे होते हैं, किसी भी क्यूब में 12 किनारे होते हैं। 4 किनारा नीचे होता है, नीचे 4 किनारा होता है, 1 2 3 4। 4 किनारा ऊपर होता है, 1 2 3 4 और 4 किनारा वर्टिकल होता है। तो क्यूब में 12 किनारे होते हैं, तो 12 किनारा हो गया। ठीक है, 28 पेयर जो बनेगा, तो 28 पेयर में से 12 पेयर जो बनेगा वो साइड में बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो एक साइड का कितना हुआ, एक जो साइड है, जैसे ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया,
चौथा, पांचवा, इस तरह से 12 साइड होगा तो एक साइड का कितना हुआ, तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए। एक साइड का हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए। 12 साइड हैं तो 12 गुने के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब देखिए और पेयर कौन सा बनेगा, तो अब डायगोनल वाला पेयर बनेगा। तो क्यूब में दो तरह का डायगोनल होता है, एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी डायगोनल। क्यूब में दो तरह के डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। जैसे ये एक फेस है, ये नीचे वाला एक फेस है, तो इस फेस में एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो डायगोनल इस फेस में। इस फेस को लीजिएगा तो इसमें भी दो डायगोनल होगा। इस फेस को लीजिएगा तो इस फेस में भी दो डायगोनल होगा। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। किसी भी क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक फेस क्यूब का ऊपर होता है, एक फेस नीचे होता है, तो 2 फेस ऊपर नीचे हो गया और 4 दीवार हो गई। जैसे कमरे को आप सोचिए तो कमरे में 4 दीवार है, 1 2 3 4, 4 दीवार है, एक ऊपर छत है, एक नीचे फर्श है। तो क्यूब में 6 फेस हुआ और 6 फेस हुआ और एक फेस में 2 डायगोनल है, तो 6 फेस में 12 डायगोनल हुआ। तो एक डायगोनल पर जो चार्ज है, एक डायगोनल पे जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, और ये डिस्टेंस होता है √2a, ये √2a होता है। क्यूब का फेस डायगोनल होता है √2a, तो एक का हो गया के क्यू स्क्वायर बाई √2a एक डायगोनल का। तो ये 12 डायगोनल है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुने के क्यू स्क्वायर बाई 2a, तो 12 12 24 पेयर हो गया। अब 4 पेयर और बचा, टोटल 28 पेयर है। 28 पेयर में 12 पेयर साइड में बन गया, अब 12 पेयर फेस डायगोनल बन गया। क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, किसी भी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। बॉडी डायगोनल क्या होता है कि किसी भी क्यूब का एक निचला कॉर्नर ले लीजिए, एक जो फर्श है तो फर्श पे एक नीचे वाला कॉर्नर ले लीजिए और एक ऊपर का कॉर्नर ले लीजिए, इसको हवा में मिला दीजिए, हवा में इसको मिला दीजिए। एक नीचे का कॉर्नर एक ऊपर का कॉर्नर मिलाइए तो ये एक डायगोनल बनेगा। फिर एक नीचे का कॉर्नर एक ऊपर का कॉर्नर लीजिए, दूसरा डायगोनल। फिर एक तीसरा नीचे का कॉर्नर ऊपर का कॉर्नर लीजिए, तीसरा डायगोनल। फिर एक चौथा नीचे का कॉर्नर ऊपर का कॉर्नर लीजिए, चौथा डायगोनल। तो क्यूब में 4 डायगोनल होगा और क्यूब के इस बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है √3a। किसी क्यूब का हर एक साइड अगर a हो तो बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है √3a। तो एक बॉडी डायगोनल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई √3a। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार 12 12 24 और 4 28 पेयर कंप्लीट हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर हम समझ गए कि अगर हमें पॉइंट चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन दिया हो जो 2 से ज़्यादा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम पेयर बना लेते हैं और पेयर बना के एक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को अगर ऐड कर दें तो निकल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल का टाइप है वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम कहता है कि किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक ऐसे ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये कॉर्नर A है, ये कॉर्नर ट्रायंगल का B है, ये ट्रायंगल कॉर्नर का C है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज़ D। इस साइड का लेंथ है स्मॉल a, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल a। इस साइड का लेंथ है स्मॉल a और इस साइड का भी लेंथ है स्मॉल a और D जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2। यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज प्लस q है, यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज प्लस q है और यहाँ जो पॉइंट चार्ज है वो भी प्लस q है। ठीक है, यहाँ प्लस q, यहाँ प्लस q, यहाँ प्लस q। अब कह रहा है कि इस प्लस q को यहाँ से खींच के D पर लाते हैं। इस प्लस q को जो पहले यहाँ पे था A से खींच के D पर लाते हैं। तो पूछ रहा है बताइए कितना वर्क डन एजेंट को करना पड़ेगा। फाइंड वर्क डन बाई एजेंट, फाइंड वर्क डन बाई एजेंट इन ब्रिंगिंग, फाइंड वर्क डन बाई एजेंट इन ब्रिंगिंग प्लस q चार्ज at A
टू दी पॉइंट डी, एट ए टू दी पॉइंट डी कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, कॉर्नर बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, कॉर्नर सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। तीनों साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है। अब कह रहा है कि बताइए कि अगर इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को ए से खींच के डी पे लाते हैं, मतलब इसको यहाँ से यहाँ लाए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए पहले ये तीनों पॉइंट चार्ज एक ट्रायंगल पे सजे हुए थे। जब हम इसको यहाँ से यहाँ ला के फिक्स कर देंगे तो एक लाइन पे सज जाएंगे, मतलब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिए। पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन था ट्रायंगुलर, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा लीनियर। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को ट्रायंगुलर से लीनियर बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन था ट्रायंगुलर, बाद में कॉन्फ़िगरेशन किया लीनियर, तो ट्रायंगुलर से लीनियर कॉन्फ़िगरेशन करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है। कॉर्नर ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, कॉर्नर बी पर प्लस क्यू, कॉर्नर सी पर प्लस क्यू, और जो ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है उसको खींच के लाया गया डी पर। तो डी तक लाने में एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी तक लाने में एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे मैथमेटिकल डिस्कशन देख लीजिए। इसको हम यहाँ से यहाँ खींच के लाए, पूछ रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए सिस्टम पहले इस कॉन्फ़िगरेशन में था, अब सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन में ले गए, मतलब सिस्टम को एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ले गए। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें सिस्टम के ऊपर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लाए। अब यहाँ से यहाँ लाने में कौन कौन वर्क करेगा। जब उस चार्ज को ए से डी पे लाएंगे तो एक वर्क तो एजेंट करेगा, वर्क डन बाय एजेंट, प्लस दूसरा वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ प्रेजेंट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब इस चार्ज को यहाँ पे ला के फिक्स कर देंगे तो फाइनली ये सब रेस्ट में रहेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली भी ये तीनों रेस्ट में है, इनिशियली भी ये ट्रायंगल के कॉर्नर पे रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। पहले भी ये रेस्ट में है, बाद में वहाँ आने के बाद भी सिस्टम रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से पता चला कि वर्क डन बाय एजेंट बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम जानते हैं कि माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि जब सिस्टम को एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे और वर्क डन बाय एजेंट पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन बाय एजेंट पूछ रहा है, तो पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, तीन चार्ज है, तीन पेयर बनेगा, एक पेयर का होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो तीनों पेयर का हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई ए। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो फिर तीन चार्ज हो जाएगा, फिर तीन पेयर बनेगा, एक पेयर आपका इसका इसका बनेगा, दूसरा पेयर इसका इसका बनेगा, और तीसरा पेयर इसका और इसका बनेगा। तो जब ये प्लस क्यू यहाँ पे आ गया तो इस पेयर का कितना होगा, तो यहाँ क्यू, बीच का डिस्टेंस a/2, तो हो गया के क्यू स्क्वायर बाई a/2, के क्यू स्क्वायर बाई a/2, तो a/2 तो 2 ऊपर चला गया, प्लस इस पेयर का कितना होगा, तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा और यहाँ भी क्यू हो जाएगा, और बीच का डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, तो के Q1 Q2, तो क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस होगा a/2, पलट जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, प्लस तीसरा पेयर होगा इस चार्ज और इस चार्ज से बनेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस a, दिस विल बी के क्यू स्क्वायर बाई ए। सब ऐड करेंगे 2k क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई ए के प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो सब ऐड करके हो जाएगा 5k क्यू स्क्वायर बाई ए। इसलिए
वर्क डन बाई एजेंट कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाई एजेंट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 5 kq² बाई ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 3 kq² बाई ए माइनस होके कितना हो जाएगा, दिस इज 2 kq² बाई ए, ये होगा वर्क डन बाई एजेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि चार्जेस का अगर एक सिस्टम दिया हुआ हो और उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके हम एक दूसरा सिस्टम बनाते हैं और दूसरा सिस्टम बनाने में वर्क डन बाई एजेंट अगर पूछ रहा है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन बाई एजेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, और स्क्वायर के इस कॉर्नर ए पर प्लस क्यू चार्ज है, कॉर्नर बी पर प्लस क्यू चार्ज है, कॉर्नर सी पर प्लस क्यू चार्ज है और ये कॉर्नर डी है जहाँ कोई चार्ज नहीं है। चारों साइड का लेंथ स्मॉल ए है। चार्ज कहाँ कहाँ है, तो चार्ज ए पर, बी पर, सी पर, डी पर कोई चार्ज नहीं है। कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाई एजेंट, फाइंड वर्क डन बाई एजेंट इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डी, प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डी। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर ए पर प्लस क्यू है, कॉर्नर बी पर प्लस क्यू है, कॉर्नर सी पर प्लस क्यू है और कॉर्नर डी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पूछ रहा है कि बताइए एजेंट कितना वर्क करेगा एक प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से डी तक लाने में। तो प्लस क्यू चार्ज पहले इन्फिनिटी पर है, प्लस क्यू चार्ज पहले इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पहले इन्फिनिटी पर है। अब उस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से डी पर लाए तो कितना वर्क डन हुआ, तो कैसे निकालेंगे, जब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाएगा, वर्क डन पूछा जाएगा एजेंट का, तो पहले आप कैलकुलेट करिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो ये जो चौथा प्लस क्यू चार्ज है वो तो पहले इन्फिनिटी पर है, तो उसको हटा दीजिए दिमाग से। अभी चार्ज कहाँ कहाँ है, अभी चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी होगी, तो एक ए बी पेयर का होगा, दूसरा बी सी पेयर का होगा, तीसरा ए सी पेयर का होगा। 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेगा, एक ए बी पेयर, दूसरा बी सी पेयर और तीसरा ए सी पेयर। 3 चार्ज 3 पेयर, तो ए बी पेयर का हो जाएगा kq² बाई ए, बी सी पेयर का हो जाएगा kq² बाई ए और ए सी पेयर का हो जाएगा kq² बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a। ये हो जाएगा 2kq² बाई ए, ये दोनों ऐड करके प्लस kq² बाई √2a। यहाँ से kq² बाई ए कॉमन हो गया तो बचेगा 2 + 1 बाई √2। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इनिशियली इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियली इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जो चौथा चार्ज प्लस क्यू है वो इन्फिनिटी से डी पर पहुंच गया। जैसे ही वो इन्फिनिटी से डी पर पहुंच गया तो 4 चार्जेस का एक सिस्टम हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो मैंने जस्ट अभी सीखा था कि 4 चार्जेस का सिस्टम होता है तो 6 पेयर बनता है, जिसमें से 4 पेयर साइड में बनता है और 2 पेयर डायगोनल में बनता है। तो जब वो प्लस क्यू यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक साइड का हो जाएगा kq² बाई ए, 4 साइड है 4 से मल्टीप्लाई, प्लस एक डायगोनल का हो जाएगा kq² बाई √2a, 2 डायगोनल है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया दिस इज़ 4 kq² बाई ए प्लस 2 kq² बाई √2a। यहाँ से kq² बाई ए कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा प्लस 2 बाई √2, तो 2 बाई √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 से 2 कट गया, √2 बार, इतना लिख सकते हैं। ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए एजेंट ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल हो गया kq² बाई ए इंटू 4 + √2 माइनस
इनिशियल हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 2 + 1/√2। अब इन दोनों में फिर के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4 + √2 माइनस यहाँ बचेगा 2 + 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट विल बी द आंसर। दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 + √2 माइनस 2 माइनस 1/√2। अब ये 4 में से घट गया 2, तो 2 हो जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए 2 + √2 माइनस 1/√2, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर ली, दिस इज़ द आंसर। तो आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा कि जब दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 R के डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अगर दो से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो वैसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं और एक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेयर्स कैसे निकालते हैं? तो ऊपर लिख लीजिए टोटल चार्ज। जैसे अगर मान लीजिए 4 चार्ज है, दो का पेयर बनाना है तो नंबर ऑफ़ पेयर्स 4C2। अगर 3 चार्ज है, दो का पेयर बनाना है तो नंबर ऑफ़ पेयर्स 3C2। अगर 8 चार्ज है, दो का पेयर बनाना है तो नंबर ऑफ़ पेयर्स 8C2। उसके बाद मैंने सीखा कि चार्जेस का अगर कोई कन्फिग्रेशन दिया हुआ हो और उसको एक कन्फिग्रेशन से अगर हम दूसरे कन्फिग्रेशन में ले जाते हैं और वर्क डन बाई एजेंट पूछ रहा है, तो वर्क डन बाई एजेंट बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई एजेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली जो सिस्टम दिया हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, फिर फाइनली जो सिस्टम बन जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लीजिए, वही वर्क डन बाई एजेंट होगा।